नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ इस बुलेटिन में साझा करेंगे। देखिए, हिमाचल में अलर्ट की स्थिति है और ये इसलिए है क्योंकि देर रात जो कुछ हुआ है और इंडियन आर्मी ने जो सुरक्षा बलों ने मिलकर जो स्ट्राइक पाकिस्तान के भीतर जाकर की है, उसको लेकर अलर्ट की स्थिति अभी भी है। और जो चीज़ें अब हो रही हैं, सामने आ रही हैं, उनमें मैं सभी को, यानी कि जितने भी नागरिक हैं, सभी को अपने अपने स्तर पर अलर्टनेस के मोड पर रहने की ज़रूरत है। आज जो कुछ हुआ इस बुलेटिन में पूरी तरह से आपको बताएंगे। साथ में बात करेंगे कि जो दिल्ली में हलचल चल रही है, उसके बाद मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना भी क्यों कैंसिल हुआ, और जो बाकी कैबिनेट मंत्री और वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष बुलाए गए थे, उनके वाली मीटिंग भी क्यों टल गई है। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने जो कल की स्ट्राइक है रात की, उसके बाद जो आपात बैठक की है, उसमें जो कुछ निर्णय लिए गए हैं उनकी बात करेंगे। और स्कूल कॉलेजों को लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अधिकार क्यों दिए गए हैं फैसला लेने के, क्लोजर को लेकर, ये भी एक बड़ी अपडेट होगी अपने आप, जो निर्णय अभी हुआ है। और इसके साथ जो बाकी चीज़ें हैं और बाकी बातें हैं, वो भी आपको बताएंगे कि किन किन चीज़ों को लेकर अब तैयारियां आगे चल रही हैं स्कूल कॉलेजों के अलावा। और दिल्ली की जो मीटिंग है और जो और घटनाएं हैं, वो एयर स्पेस बंद होने की वजह से नहीं हुई हैं या फिर कोई और वजह है। नई ज्वाइनिंग कब और कैसे होगी, जो कैबिनेट में डिसीजन हुआ है कर्मचारियों को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे कि जो नई पॉलिसी है भर्ती की, जिसको लेकर अलग अलग तरीके से बात हो रही है, उस पॉलिसी में अब नया क्या है, जो कितना इंतजार कैबिनेट के फैसले के बाद और लोगों को करना होगा। पार्ट टाइम वर्कर्स को लेकर आज ऑर्डर हो गया है, जिसका वो इंतजार कर रहे थे। जिला परिषद के वार्ड बदलने जा रहे हैं, शुरुआत जिलों से होगी। परिसीमन का ये पूरा मॉड्यूल है जिसको अब आगे शुरू होना है। और इस मॉड्यूल के मुताबिक जब तक जून से पहले परिसीमन की इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। और इसको पूरा करने को लेकर जो भी आगे फैसले होंगे, उन फैसलों की हम आपको जानकारी इसके साथ देंगे। बात करेंगे प्रिंसिपल और टीजीटी ट्रांसफर की। ये पुराना मसला है, टीजीटी वाला, प्रिंसिपल वाला नया है। प्राइमरी टीचर्स को समर्थन मिला है। पॉलिटिकल बयानबाजी जो आज के घटनाक्रम पर हुई है, वो एक अलग मैटर हमारे सामने है ही, क्योंकि जो कुछ सेना ने किया है उसको लेकर और जो वीडियो आए हैं, उसके बाद तरह तरह की प्रतिक्रिया अलग अलग सेक्टर से आई रही है। तो आज हम आपको बीजेपी, कांग्रेस और सभी की तरफ से जिनकी प्रतिक्रिया अभी तक आई है, सभी की जो प्रतिक्रिया आपको बताएंगे। और शुरुआत करते हैं मौसम से। एक एक करके जो सारा ये घटनाक्रम है, वो इस बुलेटिन में आपके सामने रखेंगे। देखिए, मौसम की अगर बात करें तो ये बहुत क्लियर है मौसम के मामले में कि जो पहले से प्रेडिक्शन दी गई है 11 तारीख तक मौसम खराब होने की, वो वैसे ही है। और दूसरी तरफ इसमें जो आज कई क्षेत्रों में हालांकि हल्का सुधार मौसम में था, बारिश भी कई जगह हुई है, तो 11 तारीख तक लगभग यही चलता रहेगा। इस बीच जो कुछ क्षेत्रों में जो तेज हवाओं और तूफान वाला जो प्रेडिक्शन है, वो साथ में है ही, वो रहेगा ही। अगली बात, इसके बाद हाई कोर्ट के भर्ती शेड्यूल की कर लेते हैं। ये सिर्फ सूचना है, सूचना के अलावा क्योंकि इसमें एप्लीकेशंस और बाकी सारी चीज़ें पहले आ गई होती हैं, तो इसीलिए हम इस भर्ती का सिर्फ सूचना आपको देंगे। यहाँ क्लर्क और प्रूफ रीडर के लिए हाई कोर्ट में 16/5/2025 को टेस्ट होगा। ड्राइवर की भर्ती के लिए 17 को टेस्ट होगा। जजमेंट राइटर और पीए के लिए 18 को टेस्ट होगा। ये सूचना हाई कोर्ट की तरफ से है, जो इन्होंने भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। हिमाचल कैडर की आईएएस हैं डॉक्टर ऋचा वर्मा। कुल्लू में ये डीसीबी रही थी, उसके बाद बीबीएन में थी, फिर ये डेपुटेशन में चली गई, वापस आ गई हैं, पोस्टिंग का इंतजार कर रही हैं। 2012 बैच है इनका। राज्य सरकार ने आज इनको एमडी लगाया है हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन में। मतलब छोटी सी असाइनमेंट अभी दी है, क्योंकि जस्ट ये लौटी हैं, उसके बाद हो सकता है इनका काम जो है वो और बढ़ाया जाए। फिर अगली बात है, इसके बाद जो रूट बसों के नहीं बिके हैं, ये सूचना भी हमने आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कुछ और रूटों को लेकर भी, टेम्पो ट्रैवलर के रूट भी उसमें होंगे, लेकिन ये वाले जो रूट हैं एचआरटीसी ने सरेंडर
टेंडर किए थे 148 रूट, और ये फिर प्राइवेट सेक्टर को यानी कि प्राइवेट बसेस को ये ऑफर किए गए थे। सिर्फ 148 में से सिर्फ 35 पर ही प्राइवेट बसें चली हैं, बाकी रूट प्राइवेट वालों ने भी नहीं लिए। एक वजह इसमें यह है कि जो ये रूट हैं ये एचआरटीसी के लिए घाटे वाले थे, तो फिर प्राइवेट वाले भी घाटे वाले रूटों को क्यों लेंगे, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में रहता ही है, क्योंकि इससे पहले ऐसा अंदेशा पहले से भी था कि जो इस तरह के रूटों को लेकर इस तरह की दिक्कत आ सकती है। अगली बात करेंगे जो जयराम ठाकुर और अनुराग ने दावा किया है। देखिए, आज जब ये स्ट्राइक हुई तो उसके बाद जयराम ठाकुर ने शिमला में थे, अपने सरकारी आवास में मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया और ये कहा कि मोदी ने जो कहा था वो कर दिया। जो प्रधानमंत्री ने पहलगाम अटैक के बाद जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें धर्म पूछकर गोली मारी गई थी और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट देने के लिए परिवार के मेल मेंबर को जान से मारा गया था उनकी आंखों के सामने, और फिर पीएम को एक मैसेज दिया गया था, तो जयराम ठाकुर ने कहा कि जो प्रधानमंत्री ने उसके बाद वादा किया था वो पूरा किया है और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। ये बात कही है जयराम ठाकुर ने। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर ने ये कहा है कि आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाना मोदी सरकार का लक्ष्य है और जो पहलगाम के गुनाहगार हैं उनको सजा देने की प्रक्रिया ये शुरू हुई है। इस घटना में एक बात नई दिख रही है, जो ट्रेंड एक है। आज आरएसएस की तरफ से, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी जो ट्वीट किया गया है उसमें भी ये कहा गया है कि ये अभी एक शुरुआत है। सिर्फ क्योंकि जो जैसा कि प्रधानमंत्री ने उसके बाद कहा भी था, हो सकता है लोग उससे रिलेट कर रहे हों, लेकिन लगभग इसी तरह की प्रतिक्रिया इसमें आ रही है। अब बात करते हैं प्राइमरी टीचर्स के उस धरने की जो शिक्षा निदेशालय के बाहर चल रहा है, क्रमिक अनशन है, लेकिन इनको अब अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का समर्थन भी मिला है और आज इस बारे में एक प्रेस वार्ता की गई है। दिल्ली से वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के रामचंद्र डबास अपने कार्यकारिणी के साथ शिमला आए थे। इन्होंने शिमला में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि प्राथमिक शिक्षक संघ ने जो 25 सूत्रीय मांग पत्र राज्य सरकार को दिया है वो इसका समर्थन करते हैं। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर झूठे मुकदमे बनाना, उनको सस्पेंड करना, ये एक चुनी हुई सरकार को शोभा नहीं देता, इसीलिए इनके साथ बातचीत होनी चाहिए और फिर आगे का रास्ता इसमें निकालना चाहिए। प्रिंसिपल और टीजीटी ट्रांसफर की आपको अपडेट दे दें तो प्रिंसिपल के कुछ ट्रांसफर्स 50 के आसपास के होने वाले हैं, या तो आज भी हो सकते हैं या कल होंगे। फाइल क्लियर हो गई है, ये मैं स्कूल प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं। और जहां तक बात रेगुलराइजेशन को लेकर है, उसको लेकर भी कुछ बात आगे सिरे चढ़ी है। ऑर्डर जारी करने को लेकर डीपीसी हो गई थी, 2000 के आसपास ये प्रिंसिपल हैं। 2017 से लेकर 2022 तक के लंबे समय से ये इंतजार कर रहे हैं। इनमें से 50% से ज़्यादा रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इनको लेकर भी, क्योंकि कल सीएम ने मीटिंग ली थी एजुकेशन डिपार्टमेंट की और उसमें शिक्षा मंत्री ने भी ये मामला उठाया था कि बड़े दिन हो गए इसको और डीपीसी भी हो गई है। मुख्यमंत्री ने भी कल जो प्रेस बयान जारी हुआ था उसमें यही है कि ये जो पेंडिंग मामले हैं इनको जल्दी निपटाना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल जो डिसीजन है उनका इंतजार हो रहा है कि वो किस तरह से होंगे, वो ऑर्डर में पता चलेगा। प्रिंसिपल को, इन प्रिंसिपल्स को अगर जो प्लेसमेंट के जरिए स्कूल के मुखिया बनाए गए थे, इनको अगर रेगुलर करना है तो इनको फिर एरियर भी देना पड़ेगा। इनकी पे फिक्सेशन, पेंशन की फिक्सेशन अलग तरह से होगी और पिछले एरियर को लेकर क्या करना है ये सरकार ने अभी डिसाइड करना था। तो ऑर्डर का इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में फिर वही स्थिति है, जो लोग ज्वाइन कर गए हैं युक्तिकरण के मामले में, जिनके 450 ऑर्डर एक साथ हुए थे और बाद में वो विड्रॉ कर लिए थे, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था वो बच गए, जिन्होंने ज्वाइन किया वो फंस गए, और उनकी वापसी को लेकर जो मुख्यमंत्री के निर्देश थे उस बारे में डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है। या तो इस बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है या फिर जो सीएम ऑफिस से एजुकेशन डिपार्टमेंट को कन्वे नहीं किया गया है प्रॉपरली, लेकिन अभी तक ये ऑर्डर हुए नहीं है और टीचर अभी भी इस ऑर्डर का इंतजार
कर रहे हैं। जिला परिषदों के वार्ड बदलना शुरू हो गए हैं क्योंकि ये परिसीमन होना है पंचायती राज चुनाव से पहले। दिसंबर में ये चुनाव है, जून से पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करनी है क्योंकि उसके बाद वोटर लिस्ट बनना शुरू हो जाएगी। जो राज्य के चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने ये प्रक्रिया पूरी करनी है वोटर लिस्ट की। जब तक ये प्रक्रिया आगे होगी, इससे पहले परिसीमन को पूरा करना जरूरी है। और इसीलिए सभी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि डीसी चुनाव अधिकारी इसके लिए होते हैं पूरी तरह से, जो उपायुक्त हैं, और उनको ये परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करनी है। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक जैसे बिलासपुर की नोटिफिकेशन है ये आज की ही, और इसमें जो वार्ड बदले गए हैं वो हटियाड़ है, डंगार है, कुठेड़ा, ननावा, बरठी, बड़गांव, जेजवी, बैना जट्टा, बागटा, इसी तरह से नमहोल है, जुखाला है, स्वाहन है और कोट खास है। तो इनमें जो बदलाव किए गए हैं, इन बदलावों के अनुसार, क्योंकि नए रूल्स बनाए गए थे पंचायती राज विभाग की द्वारा अभी इन इलेक्शन से पहले, और उसमें एक व्यवस्था की गई थी कि जिला परिषद वार्ड के परिसीमन के समय जो बीडीसी है, जो ब्लॉक है बीडीसी वाला, वो दो हिस्सों में नहीं बंटेगा। पहले ऐसा था कि कुछ जिला परिषद ऐसे थे जिनमें एक बीडीसी के दो हिस्से अलग अलग जिला परिषद वार्डों में आ गए थे। तो उसके बाद में दिक्कत होती है। तो एक तो जो बीडीसी वार्ड है वो कंप्लीटली शिफ्ट होगा जिला परिषद वार्ड में, उसके दो हिस्से नहीं हो सकते, ये रूल्स में कहा गया है। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने 40 से ज्यादा शहरी निकायों का या तो अपग्रेडेशन किया है या नए सिरे से नगर पंचायतें या ये नगर परिषदें बनाई हैं। तो वहां से पंचायतें निकल गई हैं, इस कारण जिला परिषद से भी उन पंचायतों को निकालना जरूरी है। इसी वजह से यह परिसीमन होना है, और इस परिसीमन के लिए अब अलग अलग जिलों में अलग अलग शेड्यूल होगा। बिलासपुर में 13/5/2025 तक इस बारे में जो आपत्तियां और सुझाव लोगों से क्योंकि लिए जाने हैं तो वो जमा करवाने हैं। इसी तरह से अलग अलग जिलों में ये अलग अलग तरह से इसमें नोटिफिकेशन और ये जो परिसीमन है ये होगा। अगली बात करेंगे और वो है पार्ट टाइम वर्करों को लेकर ऑर्डर। ये नोटिफिकेशन आज हो गई है, पॉलिसी टू रेगुलेट द सर्विसेज ऑफ पार्ट टाइम वर्कर्स। इसमें यह कहा गया है कि जो पार्ट टाइम वर्कर जिन्होंने एक जगह पर जो डेली वेज जो है उनको डेली वेजर में कन्वर्ट करना है, और नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड दैट पार्ट टाइम क्लास 4 वर्कर कंप्लीटिंग 7 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस एज ऑन 31 मार्च 2025 इन ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स विल बी कन्वर्टेड टू डेली वेजर्स। फिर इनको डेली वेजर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जिन विभागों में 31 मार्च 2025 तक पार्ट टाइम वर्कर जो हैं वो लगातार 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। बाकी और शर्तें भी इसमें कही गई हैं कि कट ऑफ डेट जो है वो 31 मार्च होगी। दूसरा ये कहा गया है कि जो ऑर्डर है वो एचओडी के लेवल पे होंगे। तीसरा ये कहा गया है कि फाइनेंशियल स्थिति एफएआर के जो रूल्स हैं, एचपीएफआर के जो रूल हैं 2009 उससे रेगुलेट होगी, और इसके तहत जो स्कूलों के अंशकालीन जलवाहक हैं उनके ऑर्डर भी इसी तरह से होने हैं। तो ये अब अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा इन ऑर्डर्स को करने का, और ये ऑर्डर उसी तरह से आगे चलते रहेंगे। अगली बात करेंगे इसके बाद नई भर्ती और ज्वाइनिंग को लेकर। देखिए पहले मसला है नई ज्वाइनिंग को लेकर। कैबिनेट ने ये डिसाइड कर लिया था कि इसको जो ट्रेनिंग के तौर पर इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी और ये 2 साल की होगी। 2 साल के बाद जैसे कॉन्ट्रैक्ट इनकी जो सर्विस कंडीशन में था उसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फिर आगे ट्रेनिंग के तौर पे इनको आगे रेगुलर कर दिया जाएगा। लेकिन कैबिनेट से फाइल आने में अभी 1 या 2 दिन लगने हैं। उनकी फाइल आने के बाद फिर आगे ये इंस्ट्रक्शन इशू होगी, और इंस्ट्रक्शन इशू होने के बाद सभी डिपार्टमेंट्स को जाएगी। जैसे ही ये डिपार्टमेंट्स को जाएगी वो अपने यहाँ इसको अडॉप्ट करके ये ज्वाइनिंग ले सकते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम में जो डिमांड्स है, कमेंट बॉक्स में जो डिमांड्स आ रही हैं वो डिमांड आ रही हैं जो अभी हमारे सामने, जैसे JOIT 939 के लोग थे जिनको बाकी बोर्ड निगमों में भेज दिया गया था क्योंकि यहाँ पे पोस्टें थी नहीं, तो उनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है। इसी तरह से और भी कई तरह के इश्यूज हैं जहाँ पर ज्वाइनिंग उसी तरह से अटकी हुई है, और इसी ज्वाइनिंग को बहाल करने के लिए ये राज्य सरकार ने, कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया था कि जब तक, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अब है नहीं, तो जब तक जिनको ज्वाइनिंग ऑफर हो गई है उनकी ज्वाइनिंग लेनी कैसे है उसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है, जिसका इंतजार अभी आपको
करना है। 2 दिन में ये फाइल आएगी, उसके बाद पर्सनल से इंस्ट्रक्शन में कितना टाइम लगेगा वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और जब ये बताने के बाद हमारे सामने ये बात आ जाएगी कि हमारे यहाँ शेड्यूल क्लियर हो जाएगा, तो आपको ये जानकारी भी हो जाएगी कि किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को कब से और किस तरह से लागू किया जा रहा है। ये 2 चीज़ें अभी इससे रिलेटेड है। दूसरी बात है नई भर्ती नीति की। इसके लिए अभी इंतज़ार की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो कैबिनेट सब कमेटी है वो कैबिनेट सब कमेटी बनाने का फैसला हुआ है, और कैबिनेट सब कमेटी जो है वो मोस्ट लाइकली जो उद्योग मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह चौहान, उनकी अध्यक्षता में ये बनाई जाएगी। और इनकी अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाने के बाद इनको फिर आगे सबमिट करनी है कैबिनेट को, और कैबिनेट को सबमिट करने के बाद फिर ये फाइनल होगी। तो इसका मतलब इसमें अभी थोड़ा लंबा टाइम है डिसाइड होने में, या आप कहिए कि इसको लेकर आगे जो डिसीजन मेकिंग है उसमें भी इन दोनों में टाइम थोड़ा लंबा लगेगा। और जब तक ये क्लैरिटी नहीं होती तो उसके बाद ही आपको बता पाएंगे। एटलीस्ट कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन क्या है पहले वो देखनी होगी, और उस फॉर्मेशन के हिसाब से ही फिर हम आगे इसमें आपको बात बता पाएंगे। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट इस मामले में है। इसके बाद अगली अगर हम बात करें तो अगला जो मसला है वो है मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के टलने का। देखिए, सीएम का दिल्ली आज जाना था, और आज इसलिए जाना था क्योंकि दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी। ये आज शाम को भी और कल भी ये बैठकें होनी थी, और कांग्रेस के मुख्यालय में ये बैठकें थी। इसमें कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया था, मुख्यमंत्री को बुलाया गया था, फिर प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनको बुलाया गया था, और एक्स प्रेसिडेंट जो हैं उनको भी बुलाया गया था, जिनमें विप्लव ठाकुर हैं, कुलदीप कुमार हैं, कौल सिंह ठाकुर हैं, और विधानसभा के जो स्पीकर हैं कुलदीप पठानिया, उनको भी बुलाया गया था। तो ये हिमाचल की सरकार, संगठन, तालमेल, पीसीसी के गठन, ब्लॉक की कमेटियां, डिस्ट्रिक्ट की कमेटियां, इन सब को लेकर ये बात आगे सारी होनी थी। लेकिन क्योंकि दिल्ली में भी कांग्रेस की जो बैठकें हैं वो टल गई हैं, कल ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली गई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद के जो इफेक्ट हैं उनको देखते हुए, और इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए अब जो मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा भी टल गया है, वो भी नहीं जा रहे हैं, कोई कैबिनेट मंत्री भी नहीं जा रहा। और दूसरी बात इसमें यह है कि अब वैसे भी सिचुएशन ऐसी है कि जो स्टेट के हेड हैं उनको मुख्यालय पर ही होना चाहिए, ताकि बाकी चीजें भी रेगुलेट करने में या डिसीजन मेकिंग में उनको फैसले लेने की ज़रूरत हो। अगली बात करते हैं, और वो बात है स्कूल कॉलेजों पर निर्देश की। मुख्यमंत्री ने एक आपात बैठक बुलाई थी सुबह, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरियों के अलावा जो आर्मी के लोग भी थे, पुलिस के डीजीपी थे, चीफ सेक्रेटरी खुद थे, और सारी सिचुएशन को देखा गया, परखा गया, बाकी सारी चीज़ों को देखा गया कि अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, बॉर्डर का सिचुएशन क्या है, क्योंकि हिमाचल के साथ चाइना का बॉर्डर बहुत लंबा है। आईटीबीपी हालांकि वहां है, लेकिन जो राज्य सरकार के स्तर पर जो चीजें हैं वो भी देखनी होती हैं। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में डीसीएसपीज को भी उसके बाद कॉल गई है, और उनको ये कहा गया है कि आप खासकर बॉर्डर के जो जिले हैं वहां पर देख लें कि सिचुएशन क्या है, और बाकी जिलों के डीसीज को भी कहा गया है कि अगर आपको लगे किसी भी स्थिति में कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और बाकी संस्थानों को जहां गैदरिंग ज्यादा है उनको लेकर अगर कोई फैसला लेना है तो वो फैसला आप लें। तो अधिकृत कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चंबा ने, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर है उनका, पदरी जोत में डोडा जिला के साथ, उसके बाद डीसी चंबा ने डीसी डोडा और एसपी डोडा के साथ संपर्क किया। उन्होंने सारी चीजें ओके बताई कि कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें ओके हैं। इसीलिए चंबा जिला में भी स्कूलों को लेकर कोई ऑर्डर अभी तक नहीं है। लेकिन यह बात बिल्कुल क्लियर है कि सारी चीजें अलर्ट मोड पर हैं, और अलर्ट मोड पर रहने का कारण भी है। जहां तक बात स्कूलों को लेकर है, तो स्कूलों को लेकर तो फैसला स्कूल कॉलेजों को लेकर अब लेना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, अगर आने वाले टाइम के लिए भी। लेकिन एज अ सिटीजन हमें इस बात को समझना है कि जो भी चीजें अभी चल रही हैं उसमें हमें अलर्ट मोड पर रहना है खुद ही। शिमला में आज एक ड्रिल थी, ड्रिल यहां की गई है। पहले जो 4 बजे वाला सायरन था वो था सबको अलर्ट करने के लिए, उसके बाद 7:20 से लेकर 7:30 तक ब्लैकआउट होगा। ये शिमला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या शिमला सिटी में ही, क्योंकि 2 ही लोकेशन इन्होंने ली थी, शिमला शहर और संजौली की, तो एक ब्लैकआउट होना है वो शाम को 7 बजे का एक तरह
से आयोजन है और उससे पहले जो ये अलर्ट है ये हो चुका है। लेकिन इससे पहले आप देखिए चल क्या रहा है। एक तरफ कल प्रधानमंत्री ने दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है सारी चीजों को बताने के लिए। आज रात की जो पिछली रात की स्ट्राइक थी उसके बाद प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट से मुलाकात कर चुके हैं और उसके बाद जो बाकी देशों को बताना था वहां बता चुके हैं। दूसरी तरफ से पाकिस्तान में अभी तक का जो फिगर है वो 26 डेथ का फिगर पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया है। जो भारत ने स्ट्राइक किया, मिसाइल अटैक किया है रात को, उसके बदले एलओसी पे जो फायरिंग हुई है उसमें इंडिया की तरफ एलओसी पे 12 इनोसेंट सिविलियंस की मौत हुई है पाकिस्तान की फायरिंग में, क्योंकि उन्होंने आर्टिलरी शेलिंग कर दी है रात को। तो एक मसला ये है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अभी तक 48 आवर्स के लिए अपना एयर स्पेस बंद रखा है। एयर स्पेस बंद रखने का मतलब यह भी होता है कि कोई भी फायर एक्टिविटी, जो फ्लाइंग एक्टिविटी है वो नहीं हो सकती। इंडिया की तरफ नॉर्थ इंडिया में 9 मई तक एयर स्पेस को क्लोज रखा गया है। ना शिमला, ना धर्मशाला, ना चंडीगढ़ कोई फ्लाइट नहीं हो सकती, हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ सकता। यही बात है कि आज मुख्यमंत्री सुबह जब बंजार जा रहे थे तो क्योंकि फ्लाइंग की परमिशन, हेलीकॉप्टर और बाकी सारी चीजों की परमिशन नहीं है, इसीलिए वो भी नहीं जा पाए। आईबी का इनपुट है कि 9 तारीख तक गैदरिंग नहीं करनी है कहीं इकट्ठा जहां ज्यादा लोग जमा हो, तो वो भी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने आज खुद बताया कि बंजार में उनके 4000 से 5000 लोग इकट्ठा होने थे उनके दौरे में, तो इसीलिए उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। अब देखिए क्रिटिकल क्वेश्चन क्या है हिमाचल के लिए, वो ये है कि धर्मशाला में आईपीएल का मैच 8 तारीख को है और उसको लेकर अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कांगड़ा ने सिर्फ मुंबई इंडियंस को या आईपीएल के मैनेजमेंट को सिर्फ एक जानकारी दी है ईमेल के जरिए कि 10 तारीख को जो फ्लाइट आनी है धर्मशाला मुंबई इंडियंस के प्लेयर को लेकर, क्योंकि 11 तारीख को उनका मैच धर्मशाला में है, तो वो अगर इन केस ये जो एयर स्पेस क्लोजर का नोटिस है ये 9 तारीख से एक्सटेंड होकर 10 तारीख को हो जाता है। मान लीजिए आज रात को पाकिस्तान भी कुछ सोचता है कि हमने भी बदला लेना है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी की नाक तो कटी है रात को, तो उनको जो बदला लेना है, मान लीजिए कुछ उन्होंने करना है अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, तो फिर ये 9 तारीख का जो एयर स्पेस है ये 10 तारीख को भी एक्सटेंड हो सकता है, 11 को भी हो सकता है। और यही वो पॉइंट हैं जो हम लोगों को नागरिक के तौर पर जो अलर्ट बोर्ड पे रखने के लिए होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर जो 11 तारीख वाला मैच है वो बीच में फंसेगा। इसीलिए आज मुख्यमंत्री से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा है कि जब तक गृह मंत्रालय से अगला नोटिस नहीं आता, अगली कोई बात नहीं आती, तब तक हम इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकते और इसीलिए अभी भी इंतजार करने की जरूरत है। बाकी सारी चीजों को लेकर जो चीजें चल रही हैं वो आपके सामने हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग कर ली है। एक अपडेट ये है। दूसरा अपडेट ये है कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज रखी गई थी वो चर्चा हुई है, लेकिन पार्टी की जो बैठकें थी, बाकी एंगेजमेंट्स थी, वो कैंसिल कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने, आपको याद है कि कुछ दिन पहले जब इंडिया ने पाकिस्तान का बॉर्डर बंद किया था वाघा का, तो उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर जो सिखों के लिए है उसको खुला रखा था और अपने यहाँ ये बताया था कि हमने जो सिखों से नाराजगी नहीं ली है, हमारी डिप्लोमेटिक जीत है। लेकिन इंडिया ने आज करतारपुर कॉरिडोर को भी बंद कर दिया है। दूसरी तरफ जो एक अपडेट है, एलओसी पे जो गोलाबारी की उसमें जो 12 लोगों की डेथ हुई है उसमें 3 सिख भी हैं। तो ये जो पाकिस्तान का एक फर्जी सा एक स्ट्रेटेजिक का एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस था, ये भी एक्सपोज इसमें हो गया है। इसके बाद अगली जो अपडेट है, अभी ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने यहाँ अपने देश को संबोधित करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जो सुरक्षा की कमेटी है उसकी बैठक पहले बुलाई हुई है, उसके बाद वो संबोधित करेंगे। जो भी है सारी चीज़ों से अपडेट रहने की ज़रूरत है। इस पूरे मामले में अभी भी पाकिस्तान की जो सेना है वो एक झूठा प्रचार चला रही है कि इंडियन जेट्स को उन्होंने गिरा दिया है, जबकि अभी तक ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है। जिन जिन
पोर्टल्स ने, मीडिया आउटलेट्स ने इन जो ये एक फेक न्यूज़ चली थी उनको सोशल मीडिया पे चलाया और अपडेट किया। उनके खिलाफ आई.एंड.बी. मिनिस्ट्री ने एफआईआर दर्ज कर दी है। आप लोगों को भी, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको भी ये हम अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने भी कहा है, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में, कि उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि हिमाचल में भी सोशल मीडिया को मॉनिटर किया जाए। आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी वीडियो इससे रिलेटेड कोई भी चलता है उसको ना तो शेयर करें, ना कमेंट करें, ना उस पर लाइक करें, क्योंकि बहुत सारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो पाकिस्तान सपोर्टेड हैं या आईएसआई के क्रिएट किए हुए हैं, जिनमें इंडियन फोटो लगे हैं, इंडियन तिरंगा लगा है। हमें लगता है कि ये इंडिया का व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि जो एयरफोर्स के जेट गिरा दिए, जबकि वो पाकिस्तानी होता है। तो बाद में इसी तरह का एक बड़े पुराने और फेमस न्यूज़पेपर ने एक गलती कर दी सुबह सुबह, और एक इनपुट कोई श्रीनगर से लिया, उसके बाद फोटो डाल दिए सोशल मीडिया पर और एफआईआर हो गई दिल्ली में, और उसके बाद वो ट्विटर पर डिलीट करके माफ़ी भी मांग ली है। मैं द हिंदू की बात कर रहा हूं, आप उनके सोशल मीडिया हैंडल पे जाके भी देख सकते हैं। ये जमाना साइकोलॉजिकल वारफेयर का है। दुश्मन कौन सा तरीका अपना रहा है, हमने उनका माध्यम नहीं बनना है। उसी वीडियो को देखें जो गवर्नमेंट जो हैंडलर गवर्नमेंट का जो आईडी है उससे आ रहा है, और आज जो ब्रीफिंग हुई है वो कंप्लीट है अपने आप में, और इस देश की फ्यूचर और क्षमताओं को बताती है। जब जो महिला सैन्य अधिकारी हैं वो किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर ब्रीफ करती हैं जिस देश में, उस देश में आप देखिए कि बाकियों के लिए मैसेज क्या है। सबसे बड़ी बात, जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, ये नाम ही अपने आप में ऐसा है कि जो हर देशवासी को कनेक्ट करता है, क्योंकि जिस तरह से इंसिडेंट ये था, इस इंसिडेंट का जवाब इसी तरह से देना बनता था। दूसरा जो चीज़ इस ऑपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, क्योंकि ये लड़ाई साइकोलॉजिकल स्तर पर लड़ी जा रही है, तो दूसरा जो संदेश सबसे अच्छा इस वॉरफेयर में था वो था इंडियन एयरफोर्स के जो अटैक है राफेल का, उस मिसाइल की वो आवाज़ जिसने जो ये जैश ए मोहम्मद का जो सरगना था उसकी मस्जिद को उड़ाया है। आप सोशल मीडिया पे उस मिसाइल की आवाज़ को सुनिए वो क्या आवाज़ है। ये जो आतंकी लोग होते हैं या इनका जो नेटवर्क होता है, ये इसी तरह की आवाज़ से डरते हैं, बाकी कोई चीज़ इनको मैटर नहीं करती। सरकार जो कहे, लोग जो मर्जी कहें, इनको कोई कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन जब मिसाइलें आसमान से गिरती हैं ये उस चीज़ को समझते हैं, और उनको उसी भाषा में पहली बार इस तरह का जवाब मिला है। इसीलिए ये दूसरी चीज़ है इस पूरे मामले में। और तीसरी चीज़ जो इंडियन आर्मी ने दिखाई है, जब दो महिला सैन्य अधिकारी, एक आर्मी की और एक एयरफोर्स की, जिन्होंने आके ब्रीफिंग की है पूरी दुनिया को कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से कंप्लीट किया, तो ये मौका बेसिकली इकट्ठा रहकर इस देश की शक्ति को दिखाने का है। अभी तक जितनी भी अपोजिशन की पार्टियां हैं उन सभी ने बहुत मैच्योरिटी से बिहेव किया है। हम सोशल मीडिया पे देखें, उनके बयान देखें, रीजन चाहे जो मर्जी रहा हो उसके पीछे, लेकिन अभी तक सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। सारी चीजों को लेकर वारफेयर अलग चीज है, लेकिन अपने आसपास जो चीजें हो रही हैं उनको लेकर भी, और जो भी जिम्मेदारी इस ऑपरेशन में जो हमारी फोर्सेस निभा रही हैं उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। आप लोग अगर कोई क्वेरी है उससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैक्सिमम HPRCA के विज्ञापन कब तक आएगा उसके बारे में पूछ रहे हैं। ये सारी चीज़ें नए भर्ती रूल्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो उसके साथ देख के इसका जवाब आपको देंगे। अगर और कोई क्वेरी हो तो आप इसमें करें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।